Hello everyone. In this video, I will be explaining class 9, chapter 1 history, the French Revolution. I will be using language Hindi plus English, which is English, to explain and make things easier to understand. I will be using my notes, and I have made the notes with the help of PW lectures, Chat GPT for clarity and language simplicity, and I have also given my own inputs. So stay with me and I will cover every single detail of the French Revolution with my notes, and my notes are also easy to understand and the notes are in English. So let's get started. तो हम लोग स्टार्ट करते हैं द फ्रेंच रिवोल्यूशन क्लास 9 के चैप्टर नंबर 1 हिस्ट्री से। फ्रेंच रिवोल्यूशन ये सुनते ही हमें कुछ एहसास होता है कि फ्रांस में कुछ ना कुछ तो हुआ होगा। फ्रेंच का मतलब हम लोग ये समझ लेते हैं कि फ्रांस से जुड़ा हुआ कोई चीज़। रेवोल्यूशन भी हम लोग कुछ समझते हैं कि रेवोल्यूशन मतलब होता क्या है। सबसे पहले हम लोग को ये जानने की ज़रूरत होगी कि रेवोल्यूशन मतलब है क्या भाई। हम लोग फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ रहे हैं, लेकिन रेवोल्यूशन मतलब है क्या। तो रेवोल्यूशन का मतलब जानते हैं, उसका सबसे पहले हम लोग मीनिंग ही जान लेते हैं। रेवोल्यूशन मतलब होता है अ सडन चेंज। अ सडन चेंज। तो भाई सडन चेंज किस में, रेवोल्यूशन सडन चेंज किस में। तो सडन चेंज या तो हो सकता है सोसाइटी में, या तो हो सकता है वे ऑफ लाइफ में, या तो हो सकता है गवर्नमेंट में। तो हम लोग देखते हैं कि फ्रेंच रेवोल्यूशन में क्या चीज़ का चेंज आया होगा। फ्रांस में किसी ना किसी चीज़ का तो चेंज आया होगा। इतना तो हम लोग समझ सकते हैं रेवोल्यूशन का मतलब जानने के बाद, कि फ्रांस में सोसाइटी का, वे ऑफ लाइफ का या गवर्नमेंट का चेंज जरूर आया होगा, राइट। तो आइए पढ़ते हैं नोट्स को हम लोग सिंपली साथ में। द फ्रेंच रेवोल्यूशन। अब नोट्स को पढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं। एक सेकंड, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। आप लोगों ने मूवी ज़रूर देखी होगी, कोई ना कोई मूवी ज़रूर देखी होगी। तो मूवी की शुरुआत और मूवी का जो पैटर्न रहता है वो कुछ इस प्रकार रहता है। पहले मूवी शुरू होती है, धीरे धीरे वो इस्टेब्लिश होती है, धीरे धीरे उसकी स्टोरी आगे बढ़ती है, उसके बाद वो क्लाइमैक्स पे जाती है और क्लाइमैक्स से एंड हो जाता है। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, मूवी को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए कुछ डायरेक्टर्स क्लाइमैक्स को ही पहले कुछ सेकंड दिखा देते हैं। क्लाइमैक्स को ही पहले कुछ सेकंड दिखा देते हैं, जिससे कि ऑडियंस को इंटरेस्ट बढ़े, ऑडियंस में इंटरेस्ट आए कि क्या हुआ होगा क्लाइमैक्स में, जिससे कि ऑडियंस स्टार्ट से लेके स्टोरी बिल्डअप से लेके कहानी आगे बढ़ने से लेके क्लाइमैक्स तक देखे और फिर स्टोरी एंड हो जाए धीरे धीरे। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन की कहानी कुछ उसी प्रकार है। हम लोग के एनसीईआरटी में क्लाइमैक्स ही पहले दे दिया है और उसके बाद क्लाइमैक्स से हम लोग को स्टोरी की शुरुआत मिल जाता है एनसीईआरटी। और याद रहे, मैंने एनसीईआरटी के साथ साथ अपने इनपुट्स, रिसर्च और पीडब्ल्यू के कुछ नोट्स भी डाले हैं। तो उसको देखते हुए हम लोग आगे बढ़ते चलेंगे, जिससे आप लोग को और क्लैरिटी मिले। तो आप लोग इतना समझ गए कि एनसीईआरटी ने क्लाइमैक्स पहले उठा के दिया है। तो क्लाइमैक्स को देखते हैं कि हुआ क्या होगा। कहानी कुछ इस प्रकार शुरू होती है। On the morning of 14 July 1789, city of Paris was in alarming state. एक सुबह सिटी ऑफ पेरिस यानी कि पेरिस का शहर अलार्मिंग स्टेट में था। अब समझते हैं अलार्मिंग स्टेट का मतलब अच्छे से। अलार्मिंग स्टेट का मतलब अफरा तफरी वाले माहौल में। जैसे अगर मैं आपको कह दूं कि आपके शहर पे बम गिरने वाला है, तो आप लोग बहुत चौकन्ने हो जाओगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, न्यूज़ खोल के देखने लगोगे कि अब क्या होगा, सरकार ने क्या ऑर्डर दिया है, हम लोग भागने लगेंगे इधर उधर, अपने रिश्तेदार के पास कॉल करिएगा आप लोग। तो उस टाइम यानी कि 14 जुलाई 1789 को पेरिस का भी माहौल कुछ इसी प्रकार था, अलार्मिंग स्टेट में था। यानी कि वहाँ के लोगों में अफरा तफरी मची हुई थी, क्या होगा क्या नहीं होगा। अब किस लिए मची हुई थी ये आगे देखते हैं। द किंग हैड commanded his troops to move into the city. Rumors got spread that he would soon order the army to open fire upon the citizens. अब यहाँ थोड़ा सा अच्छे से क्लैरिटी के साथ समझते हैं, नहीं तो ये लाइन अच्छे से नहीं समझ में आएगी। द किंग हैड कमांडेड हिज ट्रूप्स टू मूव इनटू द सिटी। ये बात फैक्ट है, ठीक है, ये बात र्यूमर नहीं है, ये बात फैक्ट है कि किंग ने अपने ट्रूप्स को यानी कि सेना की टुकड़ी को, सेना की टुकड़ी को
ऑर्डर किया था पेरिस में जाने के लिए, मूव इन टू द सिटी, यानी कि पेरिस में जाने के लिए ऑर्डर किया था। ये बात फैक्ट है। अब यहाँ पे र्यूमर की बारी आती है। र्यूमर क्या फैली, इस फैक्ट को देख के कुछ लोगों ने र्यूमर ये फैला दिया कि rumors got spread that he would soon order the army to open fire upon the citizens, यानी कि वो अपने आर्मी को जल्द ही ऑर्डर देंगे, यानी कि आदेश देंगे कि सिटीजन्स पे ओपन फायर कर दो। ओपन फायर का मतलब होता है ओपन फायर का मतलब होता है बिना वार्निंग दिए, बिना कुछ बताए, बिना लोगों को देखे, बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, मिडिल एज मैन हैं, औरतें हैं, बिना देखे ओपन फायर कर देना, उन पर गोली चला देना। ये र्यूमर फैली थी। अब र्यूमर क्यों फैली? क्योंकि किंग ने कमांड किया था अपने ट्रूप को पेरिस में जाने के लिए। अब इस बात को लेकर र्यूमर फैल गई, इसी बात से। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। Some 7,000 men and women gathered in front of town hall and formed people's militia, खुद की आर्मी। अब यहाँ समझते हैं। अब जब र्यूमर स्प्रेड हो चुका था, लोगों को पता नहीं था कि ये बात सही है या गलत, लोग तो अफरा तफरी में आ जाएंगे। तो कुछ लोगों ने, यानी कि 7,000 मेन एंड वुमेन ने ये प्लान किया कि हम लोग टाउन हॉल में गैदर होते हैं। टाउन हॉल क्या है? टाउन हॉल एक जगह का नाम है जो कि पेरिस में थी। जैसे अगर मैं बिहार में रहता हूँ तो मुजफ्फरपुर में हूँ मैं, तो अगर मैं कहता हूँ कि बैरिया में हम लोग गैदर हो गए, तो उसी प्रकार यहाँ पे टाउन हॉल है, टाउन हॉल में गैदर हो गए। ओके, टाउन हॉल एक जगह का नाम है। टाउन हॉल एंड फॉर्म्ड पीपल्स मिलिशिया, खुद की आर्मी। खुद की आर्मी इन द सेंस का क्या, इस आर्मी के पास कोई ट्रेनिंग नहीं थी। ये आर्मी रॉ मेन एंड वुमेन से बनी थी। रॉ मेन एंड वुमेन कहने का मतलब है इनके पास कोई ट्रेनिंग नहीं थी, ये लड़ना नहीं जानते थे, इसलिए इसे पीपल्स मिलिशिया कहा गया। ओके, अगर सिर्फ मिलिशिया होता यानी कि ट्रेंड आर्मी होती। पीपल्स मिलिशिया, खुद की आर्मी। इन्होंने अपनी खुद की आर्मी बना दी। क्यों? क्योंकि ये लोग डर गए थे कि किंग के लोग, भेजे गए सैनिक जो ट्रूप्स थे, वो इन्हें कहीं मार ना दे। तो अब इन लोगों ने साहस जुटाया और क्या किया उसके बाद, उन्होंने दे अटैक्ड मैनी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स इन सर्च ऑफ वेपन्स एमुनेशन। उन्होंने अलग अलग गवर्नमेंट बिल्डिंग्स को अटैक करना चालू कर दिया इन सर्च ऑफ एमुनेशन, यानी कि हथियार के रूप में। उन्होंने गन खोजा होगा, गोली खोजा होगा, बम बारूद खोजा होगा। क्यों? क्योंकि वो भी तो लड़ना चाहते थे आर्मी की क्योंकि वो भी तो लड़ना चाहते थे राजा की भेजी हुई सेना की टुकड़ी से। अगर उनके पास आर्म्स और एमुनेशंस नहीं रहते, यानी कि हथियार नहीं रहते, तो वो खाली हाथ थोड़ी लड़ पाते। तो इसीलिए वो लोग कई गवर्नमेंट बिल्डिंग्स पे अटैक किए इन सर्च ऑफ वेपन्स। उसके बाद क्या हुआ, ग्रुप ऑफ सेवरल हंड्रेड पीपल्स मार्च टुवर्ड्स ईस्टर्न पार्ट ऑफ द सिटी। कुछ 700, यानी कि 7,000 में से 700 लोग मार्च किए ईस्टर्न पार्ट ऑफ द सिटी। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे डायरेक्शन बनाता हूँ एक सेकेंड, ये नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। यहाँ देखिए, ग्रुप ऑफ सेवरल हंड्रेड पीपल्स मार्च टुवर्ड्स ईस्टर्न पार्ट ऑफ द सिटी। ये पूरा सिटी है मान लीजिए। अभी सिटी के ईस्टर्न पार्ट में मार्च किया, यानी कि वो लोग एक साथ चले गए। एक साथ चले मतलब मार्च किया वहाँ पे ईस्टर्न पार्ट ऑफ द सिटी। अब जाके क्या किया वो देखते हैं। ये इतना आप लोग क्लियर है कि 7,000 में से 700 पीपल ने मार्च किया, यानी कि चले गए। दे स्टॉर्म्ड अटैक द फोर्ट्रेस प्रिजन ऑफ बेस्टाइल। अब यहाँ पे उन्होंने स्टॉर्म्ड किया मतलब अटैक किया, कहाँ पे? फोर्ट्रेस प्रिजन ऑफ बेस्टाइल। बेस्टाइल एक फोर्ट्रेस प्रिजन थी। फोर्ट्रेस प्रिजन इन द सेंस वो एक ऐसा प्रिजन रहा होगा। देखिए ये बड़ा बड़ा पिलर सब, ये बड़े बड़े पिलर सब, और ये घिरे हुए हैं, और इसके बीच में एक बिल्डिंग होगी जो कि एक प्रिजन होगी, और यहाँ पे बड़ी बड़ी दीवारें, फोर्ट्रेस होगी, और उसके बीच में एक प्रिजन होगा। तो इसीलिए इसे कहा गया है फोर्ट्रेस प्रिजन। अब आगे बढ़ते हैं। उन्होंने अटैक तो किया, राइट? हाँ, ये कन्फर्म दे अटैक द फोर्ट्रेस प्रिजन ऑफ बेसाइल। आप लोग एग्जाम में स्टॉर्म लिखिएगा, ज़्यादा सुंदर लगता है और अच्छा भी लगता है देखने में, लेकिन आप लोग दिमाग में रखिएगा कि अटैक किया उन्होंने। अब उस अटैक में क्या हुआ, इन द आर्म फाइट
Commander of the Bastille was killed, 7 prisoners were released, ammunition were hoarded. अब समझिएगा इसे, उस आर्म फाइट में क्या हुआ, कमांडर यानी कि जो देख रेख करने वाला मेन होता है जेल का, उसे मार दिया गया और 7 प्रिजनर्स जो वहाँ पे थे उन्हें रिलीज कर दिया गया। किसके द्वारा? जो कि 700 मेन एंड वुमेन चले थे, मार्च किए थे ईस्टर्न पार्ट ऑफ द सिटी। यहाँ पे रिमाइंडर देते रहूँगा ताकि आप कहानी के फ्लो से नहीं भटक पाओ। तो 7 प्रिजनर्स को रिलीज कर दिया गया और एमुनेशंस वेयर होर्डेड, यानी कि एमुनेशंस मतलब क्या? एमुनेशंस मतलब यहाँ पे बात हो रही है गन्स की, प्लस बुलेट्स की, प्लस अगर ग्रेनेड्स की, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो भी वहाँ उस टाइम हुआ करते थे, उन्हें होर्डेड कर दिया गया। होर्डेड किया गया यानी कि कब्जे में ले लिया गया उन्हें। होर्ड करना मतलब कब्जे में लेना। ओके, यहाँ पे होर्डेड है यानी कि पास्ट फॉर्म लगी हुई है क्योंकि उन्होंने किया था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले पेज में। The Bastille prison was destroyed and its fragments, broken pieces, were sold in the markets. The Bastille prison was destroyed and its fragments, यानी कि broken pieces, were sold in the markets. जो Bastille prison थी उस जो The Bastille prison was destroyed and its fragments, means broken pieces, were sold in the markets. जो Bastille prison थी उसे डिस्ट्रॉय कर दिया गया, किसके द्वारा? उन्हीं 700 मैन एंड वुमेन के द्वारा जो कि मार्च किए थे ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ द सिटी के। और उसके फ्रैगमेंट्स यानी कि ब्रोकन पीसेस, जैसे मान लीजिए जो प्रिजन होगा वो किससे बना होगा? ब्रिक से बना होगा, और भी बहुत सारी चीज़ें लगी होंगी, जैसे कोई शोपीस का आइटम लगा होगा, कोई जेल की सलाखें होंगी, तो वो सब ब्रोकन पीसेस थी। उसे सोल्ड किया गया मार्केट्स में। और मार्केट्स में सोल्ड किया गया क्यों? क्योंकि अगर कोई लोग देखते उन्हें तो खरीदते। किसके तौर पे खरीदते भाई? अब इसलिए खरीदते ताकि एक यादगार रहता कि देखो ये बैसाइल प्रिजन तोड़ा गया था 700 मैन एंड वुमेन के साहस से, करेज से, तो हम लोग इसे एक निशानी के तौर पे रखते हैं। ओके, और ये जो बैसाइल प्रिजन है, ये प्रिजन बहुत खतरनाक था उस टाइम, और ये प्रिजन स्टैंड करता था किंग के, राजा के डेस्पोटिक पावर के लिए। यहाँ पे लिख दूँ डेस्पोटिक पावर। अब डेस्पोटिक पावर मतलब क्या? डेस्पोटिक पावर का मतलब है यहाँ पे कि असीमित पावर, राजा कुछ भी कर सकता था उस टाइम का, अनकंट्रोल्ड, एक कह लीजिए आप अनकंट्रोल्ड पावर, राजा को जो मन सो करे। क्योंकि राजा होता था तो वही एक अकेला निर्णय लेने वाला होता था कि क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे राज्य में। तो अगर किसी का आइडिया उसे नहीं पसंद आता था तो वो उस आदमी या औरत को इसी प्रिजन में ला के रख देता था। तो पीपल इसे बहुत नापसंद करते थे और इसे तोड़ के लोगों ने इसके फ्रैगमेंट्स को बेचा कि देखो हम लोगों ने किंग के डिस्पोटिक पावर को एक तरीके से तोड़ दिया है। अब उसके बाद क्या हुआ, आगे पढ़ते हैं हम लोग। द डेज दैट फॉलोड, पेरिस सॉ लॉट्स ऑफ रायोटिंग इन सिटी एंड कंट्री साइड। अब इसको समझते हैं। After this day, which day? 14th July, Paris saw lots of rioting in city and countryside. पेरिस में इस दिन के बाद, किस दिन के बाद? यानी 14 जुलाई के बाद। आपने यह कहानी पढ़ ली 14 जुलाई की, क्या क्या हुआ। फोर्ट्रेस प्रिजन को तबाह किया गया, उसे सेल किया गया, एमुनेशंस को होल्ड किया गया। उसके बाद 14 जुलाई के बाद पेरिस में बहुत सारे दंगे हुए, लोगों ने दंगे फसाद किए। कहाँ कहाँ हुए? उसमें कंट्री साइड भी थी यानी कि गांव भी थे, और सिटी में भी थे यानी कि शहर भी थे उस दिन के बाद। और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, द डेज दैट फॉलोड और आफ्टर दिस डे दोनों एक ही चीज़ है। आप या तो ये लिखिए या तो ये लिखिए, एग्ज़ाम में दोनों सही है, बस दोनों को अलग अलग करके लिखने का एक तरीका है। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। What were the causes that led to such a situation in France? ऐसी क्या क्या परिस्थिति थी जिसके कारण फ्रांस में ऐसी स्थिति आई, यानी कि फोर्ट्रेस प्रिजन को तबाह किया गया। ये तो हम लोगों ने पढ़ा, क्यों? क्योंकि पीपल डर गए थे। लेकिन राजा ने अपने ट्रूप्स को भेजा ही क्यों फ्रांस में? राजा ने, किंग ने अपने ट्रूप्स को फ्रांस में भेजा ही क्यों, है ना? अगर भेजने की ज़रूरत ही नहीं होनी चाहिए थी फ्रांस में, तो वही हम लोग देखेंगे। आइए देखते हैं।
यहाँ पे क्वेश्चन किया गया है कि ऐसी क्या क्या परिस्थिति थी जिसके कारण फ्रांस में ऐसा हुआ, ऐसा सिचुएशन अगर हुआ। तो अब कहानी शुरुआत होती है शुरू से। अब यहाँ पे मैं आपको वापस से एक बार चार्ट समझा देता हूँ जो मैंने आपको पहले समझाया था। देखिए, सबसे पहले स्टोरी बिल्डअप होना चालू होती है धीरे 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 धीरे। ओके, धीरे धीरे स्टोरी बिल्डअप होना चालू होती है। उसके बाद धीरे धीरे स्टोरी और बिल्डअप होती है, क्लाइमैक्स आता है, देन एंड आता है, राइट। क्लाइमैक्स का आपको थोड़ा सा सीन यहाँ पे एक तरह से ग्लिम्स कह लीजिए, आप लोग को ग्लिम्स दिखाया गया एंड देन स्टोरी में वापस ले आया गया, ग्लिम्स में दिखाया गया। और आप लोग को पूछा गया कि भाई ऐसा हुआ क्यों, ऐसी क्या ज़रूरत थी कि ऐसा क्लाइमैक्स में सीन हुआ, यानी कि बैसाइल को तबाह किया गया, लोगों ने दंगे फसाद करने शुरू कर दिया, ऐसा क्यों हुआ। अब कहानी आप लोग को ग्लिम्स से लेके शुरुआत में ले गई है। तो चलिए अब कहानी को शुरुआत से अच्छे से पढ़ते हैं। बर्बन डायनेस्टी, द फैमिली दैट रूल्ड ओवर फ्रांस। जब बर्बन डायनेस्टी थी इस समय, यानी किस समय, 1789, ओके 1789, उस समय बर्बन डायनेस्टी थी। उससे पहले भी बर्बन डायनेस्टी थी। अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट रूलर्स के बारे में। इंपॉर्टेंट फ्रेंच रूलर्स जो उस टाइम के फ्रेंच रूलर्स थे, किस कहाँ के फ्रेंच रूलर्स थे, तो बर्बन डायनेस्टी के जो रूलर्स थे उनके बारे में हम लोग को पढ़ना है। लुइस 14, लुइस 15 एंड लुइस 16, 3 रूलर्स हुए, जिस वजह से आप लोग को एनसीईआरटी में लुइस 16 के बारे में बहुत ज़्यादा पढ़ना है, बहुत ज़्यादा। बट हम लोग को पीछे वाले जो पूर्वज हैं इनके, लुइस 16 के जो पूर्वज है लुइस 15 और लुइस 14, उनके बारे में भी थोड़ा जानना होगा। लुइस 14, लुइस 16 ये टाइटल हुआ करते थे, लुइस 15 एंड देन लुइस 16 ये टाइटल हुआ करते थे। नाम राजा के अलग अलग होते थे, लेकिन राजा लोग नाम टाइटल्स रूल जो है टाइटल से ही किया करते थे। तो लुइस 14 अलग हुए, लुइस 15 अलग हुए, लुइस 16 अलग हुए। इससे पहले भी लुइस 1 2 3 4 14 तक हुए। ओके, अब बात करनी है हम लोग को लुइस 14 और 15 की, थोड़ी सी चर्चा करनी पड़ेगी ताकि और अच्छे से क्लैरिटी आए, समझ में आ पाए आप लोग को। चलिए आइए बात करते हैं लुइस 14 एंड 15 की। लुइस 14 और 15 ने क्या क्या किया, बहुत ज़्यादा जंग लड़े, बहुत ज़्यादा जंग लड़े, उसमें खर्चा तो होगा ही। स्पेंट लग्जूरी लाइफ, यानी कि बहुत ज़्यादा ऐशो आराम में अपनी ज़िंदगी बिताई, अपने शौक़ पूरे किए, बहुत ज़्यादा लेविश लाइफ जीते थे ये लोग। तो लुइस 16 जिनका असली नाम था लुइस डक डी बेरी, ये इनका असली नाम था। वैसे ही लुइस 14 का कुछ और रहा होगा असली नाम, लुइस 15 का कुछ और रहा होगा, लुइस 15 के बाद 14 13 12 अलग अलग नाम रहा होगा। अब समझते हैं एनसीईआरटी में टॉपिक जो दिया है, फर्स्ट नंबर टॉपिक, फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग लेट 18th सेंचुरी। अब इसे समझते हैं इस टॉपिक को धीरे धीरे, क्योंकि अब हम लोग ये टॉपिक्स क्यों पढ़ रहे हैं, आप लोग के दिमाग में आया होगा कि भैया कहानी से हम लोगों ने स्टार्ट किया तो ये टॉपिक क्यों पढ़ने लगे। तो कहानी हम लोगों ने स्टार्ट की, अच्छी बात है। कहानी को फ्लो में लाने के लिए और कहानी का ये पोर्शन समझने के लिए ना, हमें ये पोर्शन से ये पोर्शन ट्रैवल करना पड़ेगा, जिसे हम लोग पार्ट्स बाय पार्ट बांटे हुए हैं। कुछ पार्ट पढ़ेंगे, फिर कुछ पार्ट पढ़ेंगे, फिर कुछ पार्ट कवर होगा, तब जाके हमें ये वाला जो पोर्शन है ये समझ में आएगा। तो चलिए हम लोग पार्ट बाय पार्ट पढ़ते हैं और अच्छे से कहानी को समझते हैं, पेशेंस रख के आगे बढ़ते हैं। चलिए, फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग लेट 18th सेंचुरी। फ्रेंच सोसाइटी, समाज, सोसाइटी हम लोग जानते हैं, फ्रेंच यानी फ्रांस, फ्रांस का समाज कैसा रहा होगा। समाज मतलब जहाँ लोग रहते हैं, आपस में इंटरेक्ट करते हैं। लेट 18th सेंचुरी मीन्स 1780s के आसपास, लेट मान लीजिए आप लोग, उसी ही लेट 18th सेंचुरी कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है, इन 1774 लुई 16 became the king of France at the age of 20 years। यानी कि 1774 में लुई 16 राजा बनते हैं फ्रांस के 20 साल की उम्र में। अब यहाँ पे आगे है, ही गॉट मैरिड एट द एज ऑफ 15 ईयर्स। ये आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेगी, एनसीईआरटी में अलग लाइन है और इस लाइन को अच्छे से डिटेल्ड वे में मैंने यहाँ पे लिखा है, और इस लाइन को मैंने यहाँ पे अच्छे से लिखा है पीडब्ल्यू के माध्यम से। मैंने खुद का
जो रिसर्च है नहीं किया अनफॉर्चुनेटली। मैंने PW से हेल्प ली क्योंकि कुणाल सर वहाँ पे पढ़ाते हैं और मैंने उन्हीं से क्लास ली है। अब आगे बढ़ते हैं। ही गॉट मैरिड एट द एज ऑफ 15 ईयर्स विथ ऑस्ट्रियन प्रिंसेस मैरी एंटोइनेट वो वॉज 14 ईयर्स ओल्ड। 15 साल की उम्र में इनकी शादी हो गई किससे? 14 वर्षीय मैरी एंटोइनेट के साथ। चलिए, जो कि एक ऑस्ट्रियन प्रिंसेस थी, यानी कि ऑस्ट्रिया में रहने वाली एक राजकुमारी थी। उन्हीं के साथ लुइस 16 की शादी हो गई। लुइस 16 का असली नाम लुइस डक डी बेरी, ये भी एनसीईआरटी में नहीं दिया है, आप लोग इसे भी याद रखिएगा, काम आएगा आप लोग को एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए। आगे बढ़ते हैं। When Louis XVI became king, one second, yes, okay. When Louis XVI became king, he found empty treasury. अब लुइस 16 जब राजा बने तो उन्हें खाली खजाना मिला। ट्रेजरी मतलब खजाना। हर एक राज्य का अपना अपना खजाना होता है जिसमें कुछ ना कुछ धनराशि रखी होती है। अब उस धनराशि को अलग अलग कार्यों के लिए यूज़ किया जाता है। लेकिन भाई जब लुइस 16 राजा बने तो उनके साथ स्पेशल केस क्या हुआ कि उन्हें खजाना ही खाली मिल गया। दिक्कत वाली बात। अब क्यों मिला, इसके रीजंस यानी कि कारण पढ़ते हैं। आइए पढ़ते हैं। लॉन्ग ईयर्स ऑफ वॉर फॉट बाय फ्रांस, यानी कि जो लंबे लंबे वॉर्स लड़े गए थे फ्रांस के में। अब मैंने आपको पिछले पेज में भी दिखाया था, यहाँ पे देख लीजिए एक बार, यहाँ पे देख लीजिए आप पिछले पेज में, यहाँ पे सॉरी यहाँ देखिए, लुइस 14 एंड लुइस 15 ने लंबे लंबे जंग लड़े होंगे और लग्जरी लाइफ जी होंगी। उसके कारण भी भाई इस खजाना मतलब जो है खाली हो गया होगा। तो लॉन्ग ईयर्स ऑफ वॉर फॉट बाय फ्रांस, एग्जाम्पल 100-year वॉर बिटवीन इंग्लैंड एंड फ्रांस। ये नाम है वॉर का, जैसे हम लोग में कैसे पानीपत का युद्ध है ना, उसी तरीके से यहाँ पे लॉन्ग ईयर्स ऑफ वॉर फॉट बाय फ्रांस, ये लॉन्ग ईयर वॉर हुए। और वॉर का एग्जाम्पल है 100 years वॉर बिटवीन इंग्लैंड एंड फ्रांस। ये नाम है वॉर का, जैसे पानीपत की लड़ाई है, उसी हल्दी घाटी की लड़ाई है, उसी तरीके से ये भी एक नाम है 100-year वॉर बिटवीन इंग्लैंड एंड फ्रांस। आगे बढ़ते हैं। फ्रांस हेल्प 13 अमेरिकन कॉलोनीज टू गेन इंडिपेंडेंस फ्रॉम द ब्रिटिश विच वॉज अ कॉमन एनिमी। अब इसे ध्यान से समझते हैं। ओके, मेरे पास मैप नहीं है बट आप लोग थोड़ा सा कॉपरेट करके समझिएगा। ओके, ये हुआ अपना यूरोप कॉन्टिनेंट, ये हुआ अमेरिकन कॉन्टिनेंट, यहाँ मान लीजिए फ्रांस, यहाँ मान लीजिए इंग्लैंड। यहाँ पे 13 अमेरिकन कॉलोनीज मान लीजिए, यहाँ देखिए, यहाँ लिखा है 13 अमेरिकन कॉलेजेस, देखिए यहाँ पे 13 अमेरिकन कॉलोनीज लिखा हुआ है, 13 मान लीजिए, मैंने बहुत कम बनाया है। तो इन 13 अमेरिकन कॉलोनीज क्या थे? गुलाम थे। किसके? इंग्लैंड के गुलाम थे। इंग्लैंड इनका दुश्मन था, फ्रांस का भी और कॉलोनीज का भी, क्योंकि ज़बरदस्ती कब्जा किया था इंग्लैंड ने। तो फ्रांस ने क्या किया? इंग्लैंड से लड़ाई में खर्चा हुआ, बहुत सारे सैनिक मारे गए, हेल्थ का खर्चा, पैसों की खर्च लगती ही हैं फाइट में। तो अमेरिकन कॉलोनीज़ को तो इंडिपेंडेंस मिल गई, लेकिन फ्रांस की ट्रेजरी पे इम्पैक्ट पड़ा, क्योंकि खर्चा उठाना पड़ता है किसी भी वॉर में। और इंग्लैंड से ही क्यों लड़ा फ्रांस? क्योंकि फ्रांस और इंग्लैंड आपस में दुश्मन थे, एनिमी। ओके, और कॉमन एनिमी यानी कि अमेरिकन कॉलोनीज़ में भी, यहाँ पे अमेरिकन कॉलोनीज़ के भी एनिमी थे इंग्लैंड, और फ्रांस के भी एनिमी थे इंग्लैंड। तो एनिमी इन दोनों के हैं, तो ये दोनों दोस्त हो गए। मतलब कहते हैं ना कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, तो उसी तरह ये दोनों आपस में मिलके इंग्लैंड से इंडिपेंडेंस दिलवाया अमेरिकन कॉलोनीज़ को। लेकिन खर्चा पड़ा ट्रेजरी का, बहुत महंगा, ट्रेजरी पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा। ट्रेजरी जो है वो ड्रेंच हो गई, खाली हो गई। और भी बहुत सारे रीजन्स आई, उन्हें पढ़ते हैं धीरे धीरे। एक्स्ट्रावेगेंट कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग पैलेस ऑफ वर्सेलिस। अब पैलेस ऑफ वर्सेलिस क्या है, यहाँ पे ध्यान देते हैं हम लोग। पैलेस ऑफ वर्सेलिस एक ऐसी जगह है जहाँ पे लुइस 16 रहा करते थे। लुइस 16 जो है वो पैलेस ऑफ वर्सेलिस में रहा करते थे। तो वहाँ पे कॉस्ट होगा, कॉस्ट किसका? नौकर चाकरों का, उसके बाद आपका सैनिकों का जो वहाँ की रक्षा करते थे, उसके बाद महंगे वहाँ के जो सजावटी सामान है उनका, और भी बहुत सारे
मतलब अलग अलग टाइप के खर्चे रहा करते थे। तो इसमें बहुत ज़्यादा खर्चा हुआ करता था। इसी वजह से ये भी एक मेजर कारण है एम्प्टी ट्रेजरी का। 3 मेजर कारण आप लोगों ने समझ लिए अच्छे से। पहला, लॉन्ग ईयर्स ऑफ वॉर। ओके। 13 अमेरिकन कॉलोनीज को हेल्प की फ्रांस ने ब्रिटेन से ब्रिटेन से इंडिपेंडेंस दिलाने में, क्योंकि कॉमन एनिमी थी, कॉमन एनिमी थे। उसके बाद एक्स्ट्रा वेगेंट कॉस्ट, यानी कि बहुत ज़्यादा मात्रा में, एक्स्ट्रा वेगेंट मतलब होता है बहुत ज़्यादा कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग पैलेस ऑफ वर्सेलेस। ये समझ गए? चलिए, 3 रीज़न ख़त्म। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं थोड़ा सा और। फाइटिंग वॉर्स, 1 सेकेंड। Fighting wars added a billion leverage to the debt and the total debt became 2 billion. Government's maximum money is used to pay the interest. यहाँ समझते हैं इसको ध्यान से। आइए, अगर कोई कंट्री वॉर फेस करती है, यानी कि वॉर लड़ती है, तो उसमें उसका एक्सपेंसेस भी होंगे, यानी खर्चे भी होंगे। खर्चे मतलब क्या? सैनिकों का रहना, उनका खाना पीना, उनकी मलहम पट्टी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो वॉर में ये सारी चीज़ें इंक्लूड होंगी, तो खर्चा बढ़ेगा। खर्चा बढ़ेगा तो वॉर, तो ट्रेजरी खाली होगा। ट्रेजरी खाली होगा तो भाई वॉर तो चलाना है ना। तो इसके लिए राजा लोग क्या करते हैं, जो बड़े बड़े ज़मींदार होते हैं जो लोन देते हैं, उनसे राजा लोन लेते थे। जो लुईस 16 या फिर लुईस 14-15 जो भी उस टाइम के रहे होंगे, तो उनसे राजा जो है लोन लेते थे। लोन जो है यहाँ पे देखिएगा लिवरेज। भाई लिवरेज क्या है? लिवरेज क्या है? तो जैसे हम लोग इंडिया में रहते हैं, तो इंडिया में क्या यूज़ होता है? रुपीज़, डॉलर होता है बाहर, यूरो होता है, और भी बहुत सारी अलग अलग यूनिट ऑफ करेंसी होती है। तो यहाँ पे फ्रांस के टाइम लिवरेज होती थी, जो कि एक यूनिट ऑफ करेंसी है। इसी लिवरेज में लोन दिया जाता था। तो इसे हम लोग याद रखेंगे कि लिवरेज मतलब यूनिट ऑफ करेंसी, और ये डिसकंटिन्यू हो गए फ्रांस में आफ्टर 1794। अब आगे बढ़ते हैं। फ्रांस का जो समाज है, फ्रेंच सोसाइटी, फ्रांस का समाज, किसका समाज भाई? फ्रांस का। फ्रांस एक देश है, और उस देश के समाज के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि फ्रेंच सोसाइटी कैसी थी। अगर आप लोग इंडिया में बात करें तो इंडियन सोसाइटी कैसी है? इंडियन सोसाइटी, अगर हम लोग ओवरऑल इंडिया की बात करें, तो कुछ हिंदू हैं यहाँ पे इंडिया में, कुछ मुस्लिम्स हैं, कुछ जैन्स हैं, कुछ सिख हैं, कुछ कुछ क्रिश्चियंस हैं, कुछ ईसाई हैं। तो अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं। तो ये कम्युनिटी ही हुए। अलग अलग धर्म के लोग, अलग अलग धर्म के लोग जो है, अलग अलग जाति लोग आपस में रहते हैं, इंटरेक्ट करते हैं। उसी को समाज कह दिया हम लोगों ने। अब उसी टाइम फ्रेंच में जो है, वहाँ पे भी एक समाज होता होगा, वहाँ पे लोग आपस में इंटरेक्ट करते होंगे, रहते होंगे साथ में। तो वहाँ के समाज को हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, अगर हिंदू में ही बात करें तो ब्राह्मण है, भूमिहार है, राजपूत है, अलग अलग जातियाँ हैं। तो वहाँ पे फ्रेंच सोसाइटी में हम लोग ने समाज को स्टेट्स में बांट रखा था। स्टेट्स में। अब ये स्टेट्स कितने होते हैं? स्टेट्स वहाँ पे 3 हुआ करते थे। फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट एंड थर्ड स्टेट। ध्यान दीजिएगा, लिखते ESTAT ही है स्टेट, लेकिन पढ़ते स्टेट है। ओके। तो अब यहाँ पे थोड़ा इसको समझते हैं कि फ्रांस की सोसाइटी कैसी थी। आइए, फ्रांस के फर्स्ट स्टेट, यानी कि सबसे पहली सीढ़ी, यहाँ पे थोड़ा सा आते हैं। 1 सेकेंड। ये मान लीजिए मैंने एक ट्रायंगल बनाया है जो कि फ्रांस की सोसाइटी को दर्शाता है। ये फ्रांस की सोसाइटी में फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट और ये थर्ड स्टेट। पहला स्टेट, दूसरा स्टेट, थर्ड स्टेट। यहाँ देखिएगा ट्रायंगल जो है यहाँ चौड़ा होते जा रहा है। चौड़ा होते जा रहा है इन द सेंस क्या? यहाँ जो स्टेट है उसका पॉपुलेशन यहाँ से ज़्यादा है और यहाँ से भी ज़्यादा है, और यहाँ जो स्टेट है उसका पॉपुलेशन इससे ज़्यादा है, और यहाँ जो स्टेट है उसका पॉपुलेशन सबसे कम है, और सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन थर्ड स्टेट का है। इसलिए ट्रायंगल से मैंने आपको समझाया है ताकि आपको क्लैरिटी अच्छे से समझ में आए कि किन का पॉपुलेशन ज़्यादा है, किन का कम, और ये आगे भी काम देगा हम लोगों को। ओके। तो पहला स्टेट कौन थे? आइए, पहला स्टेट देखिए, यहाँ पे क्लर्जी को दिया गया है। क्लर्जी क्या होता है भाई?
क्लर्जी क्या होता है? क्लर्जी उन लोगों को बोलते हैं हम लोग, क्लर्जी उन लोगों को बोलते हैं जो कि चर्च के काम से एसोसिएट होते हैं, यानी कि चर्च के कुछ ना कुछ काम से जुड़े हुए होते हैं। चर्च, मान लीजिए चर्च लिखा है हिंदी में, उसके कुछ ना कुछ काम से जुड़े हुए होते हैं, जैसे फादर हैं और भी बहुत सारे अलग अलग काम करने वाले होते हैं। वहाँ के जो प्रीस्ट होते हैं, वहाँ पे जो अलग अलग, मान लीजिए कोई बड़े पोप हैं वो अलग हैं, तो उन लोगों को रखा गया है क्लर्जी में। क्लर्जी आप लोग समझ में आया? वैसे लोग जो चर्च के काम से एसोसिएटेड हैं। अब यहाँ पे ये मत समझिए चर्च में झाड़ू पोछा भी लगता है तो झाड़ू पोछा लगाने वाले भी क्लर्जी में आ गए, नहीं। चर्च के ऑफिशियल काम में जो एसोसिएटेड है, भगवान की पूजा करना, सबसे बड़े जो वहाँ पे संत हैं जिन्हें पोप कहा जाता है, और भी अलग अलग धर्म गुरु के टाइप लोग, वहाँ पे क्लर्जी में उनको रखा जाता था। अब सेकंड स्टेट जो है, वो सेकंड स्टेट, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा एक सेकेंड, हाँ यहाँ लिख देते हैं हम फर्स्ट सेकंड थर्ड। सेकंड स्टेट यहाँ पे क्लर्जी नोबिलिटी, सेकेंड स्टेट नोबिलिटी को दिया गया है। नोबिलिटी में वैसे लोग रहते थे जो कि रिच एंड पावरफुल लोग थे। अब रिच एंड पावरफुल लोग कहाँ रहेंगे? राजा के दरबार में। नोबिलिटी में वैसे लोग आते थे जो रिच एंड पावरफुल होते थे, यानी कि उनके हुक्म से कुछ ना कुछ होता था जो कि काफ़ी पावर होल्ड करते थे वो, इसलिए पावरफुल पीपल यहाँ पे कहा गया है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा नोबिलिटी का मतलब। अब थर्ड स्टेट, इसमें जो होते थे एक्चुअली कॉमन पीपल, यानी कि बाकी जो बच गए वे लोग थर्ड स्टेट के अंदर आ गए। क्लर्जी नोबिलिटी को छोड़ के जितने भी लोग हैं वे सभी लोग कॉमन पीपल के ग्रुप में आ जाएंगे और उन्हें ही थर्ड स्टेट का नाम दे दिया गया, यानी कॉमन पीपल के ग्रुप को हम लोगों ने नाम दे दिया थर्ड स्टेट का। अब हम लोग एक बार फिर से समझते हैं, क्योंकि यहाँ क्लैरिटी नहीं आई है मुझे पता है। एक बार फिर से अच्छे से समझते हैं कि फ्रांस की सोसाइटी कैसे डिवाइडेड थी, फ्रांस में कैसा सिस्टम चलता था सोसाइटी का, इसको अच्छे से समझते हैं। तो अब क्लैरिटी के लिए हम लोगों ने यहाँ ट्रायंगल बना लिया है। ट्रायंगल बनाने का ये फ़ायदा है कि आप लोगों को ये जो टॉप है ये छोटा दिख रहा होगा और ये बॉटम उससे थोड़ा बड़ा दिख रहा होगा और ये थर्ड वाला उससे सबसे बड़ा दिख रहा होगा। तो यहाँ पे आप लोगों को एक डीप इंसाइट बन जाता है कि क्लर्जी जो है सबसे कम पॉपुलेशन होगी उसकी, नोबिलिटी उससे ज़्यादा, और कॉमन पीपल यानी कि थर्ड स्टेट की सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन होगी। तो हम लोग एक बार फिर से समझते हैं क्लर्जी क्या होते हैं। क्लर्जी वे लोग होते हैं बेसिकली जो चर्च के ऑफिशियल वर्क से रिलेटेड होते हैं, यानी कि जुड़े हुए होते हैं। जो चर्च का ऑफिशियल काम होता है, ऑफिशियल काम जैसे पूजा करना और चर्च में जो आपका चर्च में प्रेयर होती है उनको कंडक्ट करवाना, चर्च की देखभाल करना, चर्च की मतलब ये पवित्रता को मेंटेन करना, उसके जो काम करते हैं उन लोगों को क्लर्जी ग्रुप में रखा गया है। नोबिलिटी वैसे लोगों का ग्रुप है जिस ग्रुप में रिच प्लस पावरफुल लोग रहते थे। रिच एंड पावरफुल लोग मीन्स जो बहुत धनराशि कमाते हैं वो रिच हो गए। पावरफुल मतलब वैसे लोग जिनके कहने से कुछ ना कुछ मेजर चेंज हो सकता है। जैसे अगर किसी ने कह दिया कि आज इस गांव में पानी नहीं जाएगा इस नहर के द्वारा, मान लीजिए ये गांव है, ये नहर जा रही है, यहाँ पे गांव बसा हुआ है और ये नहर यहाँ पे भी कट रही है और यहाँ पे बांध पे एक गेट टाइप बना हुआ है, और अगर वहाँ पे हुक्म जाता है तो ये बांध बंद कर दिया जाता है, यहाँ पे ये पानी नहीं भेजा जाता है बल्कि यहाँ भेज दिया जाता है। तो ये तो मैंने आपको एग्जाम्पल के लिए बताया कि रिच एंड पावरफुल का मतलब क्या है। पावरफुल मतलब समझ गए, जिनसे कुछ ना कुछ बदलाव हो, मेजर बदलाव हो, या फिर जिनके डिसीजन मात्र से ही कुछ ना कुछ बदलाव हो। रिच मतलब धनवान लोग। ओके, आगे समझते हैं। कॉमन पीपल मतलब क्लर्जी नोबिलिटी को छोड़ के जितने भी पीपल आ गए, फिशरमैन, फार्मर, उसके बाद पॉटर्स, आर्टिसंस, बेकरी शॉप ओनर्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सारे लोग जो है वो कॉमन पीपल के ग्रुप में आ गए। अब यहाँ पे आप ट्रायंगल एक बार ध्यान से देखिए, ट्रायंगल देखने पे आपको पता चलेगा आप लोग, अब मैं ट्रायंगल ब्लैंक कर रहा हूँ। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा 2 की, उससे कम 1 की, सबसे कम
क्लर्जी की सबसे कम, नोबिलिटी की उससे ज़्यादा, कॉमन पीपल की उससे ज़्यादा। अब ये क्रोनोलॉजी आप लोग समझ गए, उम्मीद है समझ गए होंगे, ताकि और क्लैरिटी बने आपको आगे आने वाले टॉपिक्स में। इसके लिए ये टॉपिक समझना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी था और इस टॉपिक को टाइम भी देना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी था। अब बात करते हैं थोड़ा सा और। आप लोगों ने समझ लिया क्लर्जी, नोबिलिटी और कॉमन पीपल के बारे में, लेकिन एक और एस्पेक्ट है जिसे आप लोग को समझना पड़ेगा। उसका रिलेशन है टैक्सेस से। टैक्सेस मतलब होता है कर, जो कि हम लोग स्टेट को यानी कि राज्य को देते हैं जहाँ पे हम लोग रहते हैं, ताकि राज्य से अच्छे से चले, हमारा भला हो टैक्सेस से, जिससे राज्य हमारे लिए कुछ अच्छा करे। तो फ्रांस में क्या सिस्टम था कि फर्स्ट और सेकंड स्टेट वाले लोग यानी कि क्लर्जी और नोबिलिटी कोई टैक्स पे नहीं करते थे। ये सबसे बड़ा एडवांटेज था कि क्लर्जी और नोबिलिटी कोई टैक्स पे नहीं करते थे। दे आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम दिस ब्रैकेट। तो टैक्स वसूले किससे? कॉमन पीपल। क्यों? क्योंकि इनकी संख्या ज़्यादा, प्लस ये लोग कमाते हैं तो उससे भी टैक्स आता है। क्लर्जी भी कमाते हैं लेकिन वो लोग कॉमन पीपल से ही कमाते हैं, रिच पीपल भी कॉमन पीपल से ही कमाते हैं। तो यहाँ पे आप लोग नोटिस कर रहे होंगे कि कॉमन पीपल पे बहुत ज़्यादा भार होगा, टैक्सेस का भी, क्लर्जी का भी, नोबिलिटी का भी। वो लोग थोड़ा सा और क्लैरिटी आएगा जब हम लोग आगे बढ़ेंगे, धीरे धीरे समझेंगे। तो आप लोग यहाँ तक समझ गए कि फ्रांस में 3 स्टेट, क्लर्जी, नोबिलिटी, कॉमन पीपल वाला स्टेट, थर्ड स्टेट जिसे कहते हैं। उसके बाद फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेट वेर एक्सक्लूडेड फ्रॉम पेइंग टैक्सेस, सो द बर्डन गोज टू द थर्ड स्टेट। नेक्स्ट, अब यहाँ पे देखिए, ये टर्म समझना जरूरी है। देखिए यहाँ पे ये टर्म काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है और ये एनसीईआरटी में सिर्फ ये दिया हुआ है, फ्यूडल सिस्टम। लेकिन है क्या भाई? द फ्रेंच सोसाइटी वर्क्स ऑन फ्यूडल सिस्टम। फ्रेंच सोसाइटी काम करती थी फ्यूडल सिस्टम पे। तो भाई फ्यूडल सिस्टम है क्या? फ्यूडल सिस्टम एक ऐसा सामाजिक सिस्टम था जिसमें अ फ्यू रिच पीपल हैड ऑल द लैंड एंड पावर एंड पुअर पीपल हैड टू वर्क फॉर देम एंड पे टैक्सेस। फ्यूडल सिस्टम वैसा सिस्टम होता था जिसमें जिसमें ये क्लर्जी, नोबिलिटी के लोग हो गए, ये हो गए छोटे मोटे फार्मर, किसान। अब इनके पास क्या है? पावर प्लस मनी। इनके पास क्या ये दोनों हैं? नहीं है। अब इन्हें तो चाहिए, कम से कम मनी तो चाहिए ही होगा ना। तो मनी के लिए ये लोग इनके अंडर काम करते थे। ये जो कहे वही ये लोग किए, ये जो आदेश देते थे वही ये लोग करते थे, ताकि इन्हें कम से कम मनी तो मिल सके, मनी तो पाए ये लोग। तो आगे तो आप लोगों ने फ्यूडल सिस्टम समझ लिया। अब यहाँ एक और टर्म समझना पड़ेगा, ओल्ड रिजीम। ये भी एनसीईआरटी के बुक में दिया है, द टर्म गिवन टू डिस्क्राइब द सोसाइटी एंड इंस्टीट्यूशन बिफोर 1789। अब यहाँ पे मैं आपको एक थोड़ा एग्जाम्पल देके बताता हूँ। पहले लोग जो दिव्यांग लोग होते थे उन्हें विकलांग विकलांग कह के बुलाते थे। लेकिन अभी आप लोग दिव्यांग लोगों को दिव्यांग लोग कह के ही बुलाते हैं, विकलांग कोई नहीं कहता है। क्यों? क्योंकि इनका नाम बदल दिया गया है, इन्हें संबोधित करने का तरीका बदल दिया गया है। उसी तरीके से जब फ्रेंच समाज 1789 से पहले था, उसे हम लोग रेफ़र करते थे ओल्ड रिजिम। कि मान लीजिए मैंने कहा कि ओल्ड रिजिम में ना दाल की खेती बहुत कम हुई थी, तो इसका मतलब मैं क्या कह रहा हूँ कि 1789 से पहले जो सोसाइटी हुई थी ना, उसमें दाल की खेती बहुत कम हुई थी। यहाँ पे मैं सोसाइटी की बात कर रहा हूँ। हो सकता है 1789 के बाद जो सोसाइटी होगी उसका नाम कुछ और रख दिया होगा उन्होंने, तो वो उन पे निर्भर करता है। फिलहाल ये टर्म समझना था, मैंने आपको समझा दिया। अब आगे समझते हैं फ्रांस की पॉपुलेशन के बारे में, कि जनसंख्या जो थी, अब राज्य है तो जनसंख्या होगी, उस जनसंख्या कैसी थी और कैसे बांटा गया था जनसंख्या को। जनसंख्या तो मैंने आपको बता दी ट्रायंगल के अनुसार, एक ट्रिक के माध्यम से, कि फर्स्ट स्टेट सबसे कम, सेकंड स्टेट की संख्या उससे ज़्यादा, थर्ड स्टेट की संख्या सबसे ज़्यादा थी। ओके, अब उसके बाद यहाँ पे समझते हैं 90% वेर पीजेंट्स, ओनली फ्यू ऑफ देम हैड देयर ओन लैंड। मैंने आपको बताया था थर्ड स्टेट 90% पीपल ऑफ वेयर पीजेंट्स यानी कि फार्मर्स थे, यानी कि थर्ड स्टेट के अंदर लाई करते थे। 60% ऑफ लैंड वाज अंदर, यानी कि यहाँ पे आप ध्यान दीजिए मैथमेटिक्स का, 90% लोग
पीजेंट्स थे, और 60% जो लैंड था वो किसके अंदर था, नोबल्स के अंदर यानी कि नोबिलिटी के अंदर, जो भी नोबल्स थे, चर्च के अंदर यानी कि क्लर्जी के अंदर था, वेरी रिच पीपल ऑफ थर्ड स्टेट। अब मैंने कहा कॉमन पीपल, तो कॉमन पीपल में हो सकता है कुछ लोग डॉक्टर हों, कुछ लोग लॉयर हों, तो इन लोगों के पास तो बहुत ज़्यादा मनी होगा, तो मनी से हो सकता है ये लोगों ने लैंड ले लिया होगा, तो लैंड इन लोगों के पास भी होगा, इसलिए यहाँ पे भी लिखा है कि वेरी रिच पीपल ऑफ थर्ड स्टेट, यानी कि कुछ लोगों के पास मनी होगा तो उन लोगों ने लैंड ले लिया होगा, तो इसलिए यहाँ पे लिखा है कि वेरी रिच पीपल ऑफ थर्ड स्टेट। ज़्यादा लोगों के पास नहीं था, लेकिन हाँ कुछ लोगों के पास ज़रूर था। आप यहाँ समझ गए, 90% पीपल पीजेंट्स, 60% लैंड, ओनली अ स्मॉल सेक्शन ऑफ सोसाइटी, और बाकी जो 30% था वो पीजेंट्स के पास था, जो कि बहुत ही कम है अगर आप देखिएगा 90% के हिसाब से। तो आगे देखते हैं। अब यहाँ पे हम लोग को पढ़ना है फ्रांस की सोसाइटी के बारे में थोड़ा सा और डिटेल, ताकि कहानी में और इंटरेस्ट बने। अब मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे इंटरेस्ट ले आता हूँ, आप लोगों को हो सकता है बोर्ड लग रहा होगा। यहाँ पे आया कहानी, यहाँ पे आया स्टोरी बिल्डअप, यहाँ पे आया थोड़ा और स्टोरी बिल्डअप, यहाँ पे आया क्लाइमैक्स, यहाँ पे आया एंडिंग। तो हम लोग स्टोरी बिल्डअप अभी कर रहे हैं। क्लाइमैक्स में जब मज़ा आने लगेगा तब आप लोगों को लगेगा कि मज़ा आ रहा है। उसी तरीके से अभी हम लोग यहीं पे हैं, स्टोरी बिल्डअप धीरे धीरे कर रहे हैं। तो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट को समझना ज़रूरी है। मान लीजिए अगर कोई कहानी आप पढ़ रहे हैं, उसके कैरेक्टर के बारे में अगर आप अच्छे से नहीं जानिएगा तो क्या आप रिलेशन बैठा पाइएगा उस कैरेक्टर का दूसरे कैरेक्टर के साथ, नहीं ना। तो उसी तरीके से यहाँ कैरेक्टर का आप सिचुएशन समझ लीजिए, और अलग अलग सिचुएशन को हम लोग एक साथ कनेक्ट करेंगे आगे चल के, ठीक है। चलिए अब यहाँ फ्रांस की सोसाइटी के बारे में हम लोग थोड़ा और डिटेल में जानते हैं। द फर्स्ट टू स्टेट इंजॉयड सब प्रिविलेजेस बाय बर्थ। जो पहले दो स्टेट थे, क्लर्जी एंड नोबिलिटी, मैंने आपको बताया था, जिनकी जनसंख्या सबसे कम क्लर्जी की, उससे ज़्यादा नोबिलिटी की, तो वो लोग कुछ प्रिविलेजेस यानी कि बेनिफिट्स इंजॉय करते थे। बेनिफिट्स मतलब क्या, कुछ उन लोगों को व्यवस्था की जाती थी जिससे वो स्पेशल दिखे। जैसे सबसे बड़ा बेनिफिट जो था, सबसे ज़्यादा बड़ा, अगर एग्जाम में आप लोग के आता है, दे डिड नॉट पे टैक्सेस, की विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बिगेस्ट बेनिफिट या फिर प्रिविलेज इंजॉयड बाय द फर्स्ट क्लास एंड सेकेंड क्लास। तो आप लोग लिखिएगा दे डिड नॉट पे टैक्सेस, उनको टैक्स पेइंग से एक्सक्लूड करके रखा गया था, उनको उस ब्रैकेट में ही नहीं डाला गया था, उनको उस ब्रैकेट में ही नहीं डाला गया था कि वो टैक्स पे करते। ओके, अब उसके बाद दे ऑल्सो एक्सट्रैक्ट फ्यूडल ड्यूज फ्रॉम पीजेंट। फ्यूडल ड्यूज क्या, मैंने आपको फ्यूडल सिस्टम बताया है कि उसके अंदर पीजेंट्स यानी कुछ रिचर सेक्शन ऑफ सोसाइटी के पास पीजेंट्स काम करते थे, तो पीजेंट्स काम करते थे तो उनको पैसा मिलता था ना सामान बेच के, तो वो पैसा जो सामान बेच के लाते थे उसमें से कुछ अब खुद रखते थे और बहुत ज़्यादा मात्रा अपने मालिक को यानी कि लॉर्ड को दे देते थे। तो वही यहाँ कहा है कि दे ऑल्सो एक्सट्रैक्ट फ्यूडल ड्यूज फ्रॉम फ्यूडल ड्यूज या फिर फ्यूडल टैक्स कर लीजिए फ्रॉम पीजेंट्स। जो पीजेंट्स खेती बाड़ी करते थे, वो अनाज बेचते थे बाज़ार में, उस अनाज का या तो बहुत बड़ा पोर्शन या फिर पैसा वो फ्यूडल ड्यूज के रूप में यानी फ्यूडल टैक्स के रूप में उनसे ले लेते थे। Peasants also had to give services like working in houses or fields of clergy and nobility. They had to serve in army. They had to help in building roads. Peasants को, जो कि बहुत कर्जदार थे, जो जिनके पास चारा नहीं था जीने का, तो वो लोग ये सब काम करते थे। ओके, जैसे वर्किंग इन हाउसेस और फील्ड्स ऑफ क्लर्जी एंड नोबिलिटी, जो लॉर्ड होते थे क्लर्जी नोबिलिटी, उनके हाउसेस में काम करना, आर्मी में सर्व करना और बिल्डिंग और रोड बनाने में हेल्प करना। द चर्च ऑल्सो टुक टैक्सेस नोन एज टिथेस फ्रॉम द पीजेंट्स। चर्च जो है वो भी एक प्रकार का टैक्स लेती थी, यानी कि थर्ड स्टेट के पास टैक्स का बहुत बड़ा भार था, भार नहीं बर्डन था, क्योंकि भाई काम भी यही लोग करवा रहे हैं, टैक्स भी नॉर्मल यही लोग ले रहे हैं, चर्च वाले भी टैक्स ले रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा भार हुआ कि नहीं लोगों के पास। जो थर्ड स्टेट लोग थे उन लोगों की जिंदगी तो बहुत कष्टदायक है, कष्टदायक थी, तो चर्च लोगों से टैक्स लेता था, जिसे लोग टिथेस कहते हैं। अब टिथेस को थोड़ा और अच्छे समझते हैं। ये जो टैक्स होता था ना, ये चर्च लेती थी, यानी कि क्लर्जी वर्ग के लोग लेते थे। अब ये टैक्स अलग फॉर्म होता था, इसमें आपको 1/10 ऑफ टोटल प्रोडक्शन ऑफ गुड्स देना पड़ता था। मान लीजिए आपने धान उगाया, 100 kg, तो 1/10 ऑफ 100 kg कितना हुआ, 10 kg, सॉरी ग्राम लिखा kg, 10 kg आप लोगों को चर्च को देना होता था। तो 1/10 ऑफ टोटल प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। अब जरूरी थोड़ी आप लोगों ने 100 kg यानी कि 1 कुंटल धान उगाया होगा, आप लोगों ने और उगाया होगा, मान लीजिए उस टाइम के जो बिजनेस करते थे उन लोगों ने और उगाया होगा, तो उन्हें और भी देना पड़ता था। तो यहाँ पे उन्हें बिना मतलब देना पड़ता था टैक्स। ये तो बिना मतलब कहीं ना, क्योंकि उनके सुधार तो नहीं आ रहा था ना जीवन में। टैक्स आदमी क्यों देता है, क्योंकि जीवन में सुधार है, वे ऑफ लिविंग में बहुत बड़ा चेंज आया भाई, इतना कोई पैसा दे रहा है तो एक्सपेक्ट करेगा ना कि उसके वे ऑफ लिविंग में बहुत बड़ा चेंज आए सरकार, लेकिन ऐसा नहीं होता था। लोग उल्टा बर्डन डाल देते गरीब पे यानी कि थर्ड स्टेट के लोगों पे। All people of third state had to pay tax to the state government per tis plus additional tax on daily use products like salt and tobacco.
समझिएगा ध्यान से। अब एक अलग टैक्स हो गया, यहाँ पे ये अलग टैक्स हो गया। डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स आप लोगों ने पढ़ा होगा। डायरेक्ट टैक्स ये लोग देता था गवर्नमेंट को, जिसे टेल टेल कहा जाता था। एक सेकंड, डायरेक्ट टैक्स ये लोग देता था गवर्नमेंट को, जिसे टेल कहा जाता था। और इनडायरेक्ट टैक्स ये लोग टोबैको पे, डेली उसके प्रोडक्ट्स जैसे सॉल्ट पे, तो ये लोग देता था इनडायरेक्ट टैक्स। यानी कि मान लीजिए अगर सॉल्ट मेरा 5 रुपये का है तो मुझसे दुकानदार 7 रुपये ले रहा है, तो 5 रुपये का सॉल्ट था, असली दाम उसका 5 रुपया प्लस 2 रुपया, 7 रुपया मैं दे रहा हूँ टोटल, तो 2 रुपया उसका क्या हुआ, टैक्स हो गया। तो ये इनडायरेक्ट टैक्स है। क्यों? क्योंकि मुझे एमआरपी पे देना पड़ रहा है उसे। अभी ये आप लोग समझ गए। अब यहाँ पे फ्रांस की जो सोसाइटी है उसकी बात यहीं तक ख़त्म होती है। नेक्स्ट, स्ट्रगल टू सर्वाइव, एक और कैरेक्टर का यहाँ पे शुरुआत होती है। जैसे कहानी में अलग अलग कैरेक्टर होते हैं, सबकी एक बैकग्राउंड स्टोरी होती है जिसे बताया जाता है हमें, ताकि हम लोग को स्टोरी आगे समझने में आसानी हो। अभी हम लोगों ने ये और ये ग्राफ मैंने आपको बताया था, ये वाली स्टोरी आधी कवर कर ली है। अब यहाँ तक पहुँचना है भाई, उसके बाद धीरे धीरे क्लाइमेक्स तक आते आते मज़ा आने लगेगा। होप सो आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ये पार्ट 1 था फ्रेंच रेवोल्यूशन का, और अभी भी बहुत सारे 34 पेजेस बाकी हैं, इतने सारे पेजेस बाकी हैं समझाने के लिए। बहुत ही अच्छे डिटेल्ड वे में नोट्स लिखा है मैंने। होप आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं। अगर मैंने कोई गलती की होगी तो पॉइंट आउट करके आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए। तो अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो बताइए कि मैं इस पार्ट को कंटिन्यू करूँ या नहीं करूँ। थैंक यू।